हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कॉपर प्लेट को घिसने के बाद टियान हाउ ने उससे एक जंग निकाली थी। और इस जंग को जब जियान ने अपनी हेवनली फ्लेम से बर्न किया तो उससे एक पाउडर निकला जो कोई नॉर्मल पाउडर नहीं बल्कि सोल एनहेंसिंग पाउडर था। इस पाउडर का यूज कर कर कोई भी इंसान अपनी आत्मा का लेवल बढ़ा सकता था। जब जियान को ये पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब आगे टियान हाउ, लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को उस कमरे में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अभी के लिए जियान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इधर उन दोनों के वहाँ से जाती ही जियान जल्दी से उस पाउडर को अपने हाथों में उठाकर देखने लगता है, जिसके बाद जियान अपने बेड पर पालथी मारकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक से जियान के सर से एक रोशनी निकलती है जो टेबल पर फैले पाउडर के कुछ कणों को जियान के अंदर खींच ले जाती है। वो पाउडर के कण जियान के शरीर के अंदर चले गए थे और जियान की आत्मा के अंदर घूम रहे थे। अभी के लिए जियान अपनी आत्मा देख सकता था जो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। जियान को अभी अपने माथे पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। इस प्रोसेस में उसने काफ़ी ज़्यादा पेन सहन किया था और अभी भी कर रहा था। वो समझ गया था आत्मा का लेवल बढ़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, पर चाहे कुछ भी हो जाए जियान हार मानने वाला तो नहीं था। वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। लगभग 1 घंटे तक दर्द सहने के बाद जियान को अपने आत्मा के लेवल में बढ़ोतरी महसूस होती है, लेकिन एक लिमिट पर पहुंचकर ये बढ़ोतरी रुक जाती है और जियान की आत्मा का लेवल बढ़ना कम हो जाता है या कहो बंद हो जाता है। जियान इस बात से काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ गूंज उठती है, आत्मा की लिमिट, हेवनली स्पिरिट को बंद करो, सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू करो। अचानक से आई इस आवाज़ से जियान चौंक जाता है। वो इस आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियान को समझ आ जाता है ये आवाज़ किसकी है। उसे याद था टियान हाउ ने उसे बताया था जो भी सोल एनहेंसिंग पाउडर बनाता था उस एल्केमिस्ट की आत्मा का एक हिस्सा इस पाउडर के अंदर रह जाता था। ऐसे में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि जियान ने अभी के लिए जो आवाज़ सुनी थी वो उसी एल्केमिस्ट की होगी। जियान को तो इस बात पर पूरा भरोसा था कि ये आवाज़ उसी एल्केमिस्ट की होगी। जियान अभी उसके बारे में सोचने लगता है, आत्मा की लिमिट, हेवनली स्पिरिट को बंद करो, सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू करो। जियान इस बारे में लगभग आधे घंटे तक सोचता रहता है, पर उसे ये बातें समझ नहीं आती हैं। जियान ने काफ़ी समय दिया था, पर वो चाहकर भी ये बातें समझ नहीं पाया था। ये बातें उसके सर के ऊपर से निकल गई थी। जियान बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। अंत में जियान हार मानकर टेबल पर पड़े सारे पाउडर को एक बोतल में इकट्ठा कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। वो सच में जानना चाहता था कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या था। इसलिए जियान फिर से पालती मारकर बैठ जाता है और इनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ इसके बारे में सोच नहीं रहा था, सोचने के साथ साथ वो बार बार ये कहता जा रहा था, आत्मा की लिमिट, हेवनली स्पिरिट को बंद करो, सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू करो। जियान लगभग 2 घंटे तक ये मंत्र दोहराता रहता है। अचानक से 2 घंटे बाद जियान को अपने कमरे में कई सारी आत्माएं दिखने लगती हैं, जो नॉर्मल आत्माएं नहीं थी। ये आत्माएं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थीं और इनके अंदर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी भी भरी हुई थी, जिसे जियान साफ साफ महसूस कर सकता था। अपने कमरे में इतनी सारी आत्माएं देखकर पहले तो जियान चौंक जाता है, पर बाद में उसे समझ आ जाता है कि उसने अभी जो शब्द दोहराए हैं वो किसी तरह का मंत्र है जो आत्मा का लेवल बढ़ा सकता है। जियान अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके कमरे में आत्माएं दौड़ रही थी जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी। अगर जियान उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता तो वो आसानी से सोल लेवल पर पहुंच जाता। बिना किसी देरी के जियान उन आत्माओं को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक से जियान को महसूस होता है कि जैसे जैसे उन आत्माओं को एब्जॉर्ब करता जा रहा था उसके शरीर में एक अलग तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी दौड़ती जा रही थी। मगर दिक्कत की बात यह थी कि जियान इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिला नहीं पा रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं मिल रही थी। इस बात से जियान अभी के लिए काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि अभी के लिए उसके पास रिसोर्स तो थे लेकिन जियान उनका यूज़ नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल ऐसा था
कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। परेशान होकर जियान सोच में पड़ जाता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक से उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं फ्लेम मंत्रा का यूज़ कर कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन कर कर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूं, शायद ही कामयाब हो जाए। ये सोचकर जियान सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसने अभी तक एब्जॉर्ब की थी उसे फ्लेम मंत्रा के रास्ते से बहाना शुरू कर देता है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लेम मंत्रा के रास्ते से बहती रहती है और फ्लेम मंत्रा के वॉर्टेक्स में पहुंचकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो फ्लेम मंत्रा के वॉर्टेक्स में नहीं घुस पाती है। उल्टा फ्लेम मंत्रा उस स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करना शुरू कर देता है। जियान अपनी कोशिश जारी रखता है, वह अपनी कोशिश बंद करने वाला नहीं था। लगभग आधे घंटे तक ट्राई करने के बाद जियान स्पिरिचुअल एनर्जी की एक बहुत ही कम मात्रा को फ्लेम मंत्रा के अंदर भेजने में कामयाब रहता है। फ्लेम मंत्रा के वॉर्टेक्स में जाती ही वो स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइन होना शुरू हो जाती है। जियान उसे रिफाइन करना जारी रखता है। कुछ देर तक रिफाइन होने के बाद वो स्पिरिचुअल एनर्जी अभी के लिए प्योर हो गई थी। जियान उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी आसानी से जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिल जाती है। हाँ, एक तरीका काम तो किया था, मगर जियान इसका इस्तेमाल अब और नहीं करने वाला था, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने में जियान की काफ़ी सारी पावर लग गई थी। साथ ही साथ फ्लेम मंत्रा का यूज़ कर कर इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने में भी जियान को लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे। ऐसे में अगर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जियान एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता तो उसे साल भर से ज़्यादा का समय लग जाता, और जियान कभी भी अपना इतना समय सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में नहीं देने वाला था। उसके पास अभी के लिए समय की कमी थी। ऐसे में वो किस तरह अपना समय इन चीज़ों में व्यर्थ कर सकता था। वो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाला था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो अपने पास मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐसे ही छोड़ देने वाला था। बिल्कुल नहीं। जियान इसे क्यों छोड़ता, ये उसे उसकी मेहनत से मिली थी। जियान अभी के लिए थोड़ी और स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसे रिफाइन करता है। ऐसे ही जियान सुबह होने तक ये करता रहता है, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो रिफाइन नहीं कर पाया था जियान उसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि बाद में जब उसके पास ऐसी कोई टेक्निक आ जाए जिससे वो स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइन कर सके, तब वो स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर सके। जियान सुबह तक ट्रेनिंग करता रहता है। सुबह तक ट्रेनिंग करने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, लेकिन इतना फ़ायदा जियान को खुश करने के लिए काफ़ी नहीं था। अगर आज उसे फायर क्लैन फील्ड कंपटीशन में नहीं जाना होता तो जियान अपना आज का पूरा दिन इस ट्रेनिंग में लगा देता, पर जियान ने ये जोंग को वादा किया था। ऐसे में जियान अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं था। जियान जल्दी से फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसके कमरे के बाहर ही येजोंग खड़े हुए थे, जो काफ़ी ज़्यादा बेचैन लग रहे थे। उन्हें सच में आज काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि आज का ही दिन था जो उनके ये क्लैन की किस्मत तय करने वाला था। अगर आज गलती से भी जियान फेल हो जाता तो ये क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। इसलिए येजोंग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे। येजोंग को देखकर जियान उनसे कहता है, चलिए चलते हैं। जियान की बात सुनकर येजोंग हाँ में सिर हिलाते हैं और जल्दी से वो लोग ये मेंशन से बाहर आ जाते हैं। फायर क्लैन फील्ड कंपटीशन एक बहुत बड़े हॉल में होता था। इस हॉल की खास बात ये थी कि इस हॉल को फिल टावर ने बनाया था। ऐसे में फायर क्लैन फील्ड कंपटीशन की क्या अहमियत थी ये समझी जा सकती थी। फिल टावर के लिए भी ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो लोग भी इसे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते थे, क्योंकि इससे उन्हें पता चलता था कि पांचों क्लैन में कौन से क्लैन और ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और ज़्यादा वीक हो गए हैं। इसीलिए वो लोग हर साल इस कंपटीशन पर नज़र रखते थे। इस कंपटीशन की खास बात ये भी थी कि ये कोई सीक्रेट कंपटीशन नहीं था। यहाँ तक कि कुछ काबिल एल्केमिस्ट जो किसी भी क्लैन से नहीं आते थे लेकिन पावरफुल थे, वो लोग इस कंपटीशन को आकर देख सकते थे। इसीलिए इस कंपटीशन की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती थी। ये जोंग को अच्छी तरह से याद था, पिछली 2 बार वो जब भी यहाँ पर आया था उसे शर्मिंदा होकर यहाँ से लौटना पड़ा था, पर अभी के लिए उसे कॉन्फिडेंस था कि इस बार उसे शर्मिंदा होकर नहीं लौटना पड़ेगा। उसे जियान पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था और इसी भरोसे के कारण वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। पूरे ये क्लैन का भविष्य अभी के लिए जियान के कंधों पर टिका हुआ था। इसलिए येजोंग चाहते थे कि जियान इस कंपटीशन में पास हो जाए। हाँ, वो चाहते थे कि जियान टॉप करे, लेकिन अगर टॉप भी नहीं करता तो कम से कम टॉप 3 में आ जाता,
इससे उनका ये क्लैन तो बच जाता। इन्हीं कुछ ख्यालों के साथ ये जोंग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ घंटों तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक हॉल के बाहर पहुंच जाते हैं। ये हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सभी लोग जल्दी से हॉल के अंदर चले जाते हैं। हॉल में अभी के लिए कुछ भारी एल्केमिस्ट मौजूद थे। वो सभी येजोंग को देखकर उनका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन अभी के लिए येजोंग उन सभी को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हुए एक एंट्रेंस गेट के पास पहुंच जाते हैं। एंट्रेंस गेट पर अभी के लिए कुछ गार्ड खड़े थे। वो गार्ड जैसे ही येजोंग को देखते हैं तो वो लोग भी उनका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन वो लोग अभी के लिए कुछ कहते नहीं हैं, बस आंखों आंखों में उनका मजाक उड़ाते हैं। ये बात येजोंग नोटिस कर लेते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते हैं। वो चुपचाप हॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। इधर वो गार्ड जोर से चिल्लाते हैं, ये क्लैन भी फिल कंपटीशन के लिए आ गया है। हॉल के अंदर आकर जियान देखता है हॉल में कुछ सीट लगी हैं और जो सीट सबसे आगे हैं उन पर अभी के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। इस पर येजोंग उसे बताते हैं आगे की सीट टॉप 4 क्लैन के लिए हैं और उनके पीछे मौजूद सीट्स अभी के लिए आउटसाइडर्स के लिए और ये क्लैन के लिए हैं, क्योंकि ये क्लैन वक्त के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जियान इस भेदभाव को देखकर चौंक गया था, पर वो समझ रहा था कि जब से ये क्लैन कमज़ोर हुआ था उनके साथ ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिनसे ये क्लैन को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डैमेज हुआ था। उनके साथ काफ़ी बार डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। खैर अभी के लिए जियान को इन बातों से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उसे बस अपने लिए बैठने के लिए एक जगह चाहिए थी। बाकी जो भी होना था वो तो रिजल्ट के बाद ही होने वाला था। इधर बाकी 4 क्लैन भी अभी के लिए ये क्लैन को घूर रहे थे। वो सभी चाहते थे कि ये क्लैन इस टेस्ट में फेल हो जाए ताकि ये क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये क्लैन बर्बाद हो जाता तो इससे इन बाकी की क्लैन्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। जियान हॉल में नज़रें मारने लगता है। कुछ देर तक हॉल में नज़रें मारने के बाद जियान को समझ आ जाता है कि हॉल में अभी के लिए टॉप 4 क्लैन में से 3 ही क्लैन आए हैं और एक क्लैन का आना बाकी है। हॉल में अभी के लिए टुई क्लैन, बाई क्लैन और डैन क्लैन के लोग मौजूद थे। काओ क्लैन का आना अभी के लिए बाकी था। जियान चारों तरफ नज़रें मारते हुए एक जगह पर आकर रुक जाता है। अभी के लिए उसकी नज़रें एक लड़की पर टिकी हुई थी। ये लड़की वही थी जिससे जियान कुछ दिनों पहले मिला था और वो जियान से टकरा गई थी और जिसे छूने के बाद जियान को बिजली का झटका लगा था। जियान उस अजीब सी लड़की को देखकर चौंक गया था। उसे लगा नहीं था कि वो लड़की यहाँ पर आने वाली है। उसे लगा था कि वो लड़की कोई अनजान लड़की थी जिससे जियान बस किस्मत से टकरा गया था। उस लड़की से होते हुए जियान की नज़रें उस लड़की के पास बैठे एक लड़के पर पड़ती हैं। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था और उसके शरीर से जो पावरफुल एनर्जी निकल रही थी और पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी वो उसकी पावर बताने के लिए काफ़ी थी। वो लड़का जब देखता है कि जियान उसकी तरफ देख रहा है तो वो जियान को एक स्माइल देता है। जियान को समझ में आने लगता है कि कम से कम डैन क्लैन के मन में तो ये क्लैन के लिए अभी इतनी नफरत नहीं है। इधर जब येजोंग देखते हैं कि जियान डैन क्लैन के लोगों को घूर रहा है तो वो उन्हें बताना शुरू करते हैं। ये लोग डैन क्लैन के हैं। इनमें वो जो नीले रंग के कपड़े पहना लड़का बैठा है उसका नाम डैन जुआन है। डैन जुआन डैन क्लैन के यंग एल्केमिस्टों में से सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है। उसके पास जो लड़की बैठी है मैं उसे नहीं जानता हूँ, पर अगर वो यहाँ पर बैठी है और डैन क्लैन ने उसे कंपटीशन के लिए भेजा है तो ज़रूर वो लड़की भी नॉर्मल तो नहीं होगी। ये बात सुनकर जियान भी हाँ में से रिला देता है। वो भी इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहा था। जियान फिर से हॉल में नज़रें मारने लगता है और उसकी नज़रें बाई क्लैन के लोगों पर आकर टिक जाती हैं। बाई क्लैन के वो एल्डर जिसे जियान ने पिछले दिनों सबक सिखाया था अभी के लिए गुस्से से उसे घूर रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आकर जियान को कुछ कह सके। उसी लड़की के पास एक लड़का बैठा हुआ था जिसके शरीर से काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। येजोंग जियान को बताते हुए कहते हैं इस लड़के का नाम है बाइयिंग। बाइयिंग बाई क्लैन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। वो बाई क्लैन के यंग जनरेशन का टॉप का एल्केमिस्ट है। उससे बेहतर एल्केमिस्ट बाई क्लैन में कोई दूसरा नहीं है। ये बात सुनकर जियान हाँ में से रिला देता है। उस लड़के को देखकर समझ गया था कि ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इधर वो लड़का बाइयिंग जियान को बहुत ही गुस्से से घूर रहा था, जैसे कि वो जियान को चबा जाना चाहता हो। जियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का उसे गुस्से से क्यों घूर रहा है।
क्योंकि जियान ने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, पर शायद इसकी वजह वो बाई क्लैन की एल्डर ही थी। खैर, जियान को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। जब तक वो लोग जियान के रास्ते में नहीं आते, जियान भी उनके रास्ते में नहीं जाता, उन्हें सबक नहीं सिखाता। पर अगर गलती से भी वो लोग जियान के रास्ते में आकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करते, तो जियान फिर उन्हें ऐसा सबक सिखाता जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते। जियान भी कोई दूध का धुला नहीं था। वो भी अच्छी तरह से समझता था कि अगर वो हद से ज़्यादा शांत रहेगा तो लोग उसकी शांति का गलत फायदा उठाएंगे। इसलिए जियान